उस पल के लिए तुझे आज मेहनत करनी है, बाकी किसी के लिए मेहनत नहीं करनी। दुनियादारी जाए बाढ़ में, आपको उस पल के लिए मेहनत करनी है जिस पल तू उस कॉलेज के गेट के सामने खड़ा होकर अपने पापा के साथ खड़ा होकर वो सेल्फी खींचेगा और वो सोशल मीडिया पे डालेगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार कि IIT में 16,000 में से 1000 बंदे तो हमारी इस फैमिली के होंगे। हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और जिसे आप सबको काफ़ी ध्यान से सुनना है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सबको 11th की तैयारी किस तरीके से करनी है। यह वीडियो आपका पूरा 11th 12th और पूरे 2 से 4 लाख रुपए बचाने वाला है। प्लीज़ ध्यान से इसको देखना, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नेसेसरी वीडियो है आपके लिए। हाँ, मैंने ऐड भी हटा दी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एक पेन और एक नोटबुक ले लीजिए, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ ना, उस पॉइंट को लिखना है। काफी काम आने वाले ये पॉइंट है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं 11th क्लास के इंपॉर्टेंस की। आप में से बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार हम तो 11th में आ गए, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, 12th में हम अपना अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और मार्क्स ला लेंगे और IIT भी निकाल लेंगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरी बात करता, देखिए मेरी 11th क्लास पूरी खराब हो गई थी। स्कूलिंग करने गया था, स्कूलिंग भी खराब हो गई थी। 12th में मैं सीकर गया, सीकर IIT की कोचिंग करने। वहाँ पर स्टार्ट के 10-15 दिन तो मुझे पता नहीं क्या ही लग गया था कि अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। उसके बाद हुआ क्या कि 10 से 15 दिन हुए ना, तो एक अपडेट आ गया कि आपके 7 दिन में एग्जाम होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर आया और थोड़ा मेहनत करने लगा कि चलो अब टेस्ट में कुछ करते हैं। जैसे ही मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देकर आया तो मैंने काफ़ी खुश हुआ था क्योंकि मैंने 50 से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो एकदम शॉकिंग रिजल्ट आया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टेस्ट का 12th में रिजल्ट आया ना, तो मेरे 360 में से आए थे 20 मार्क्स, ठीक है ना। काफ़ी हालत ख़राब हो रखी थी, काफ़ी डिमोटिवेट हो रखा था कि क्या चल रहा है। इस तरीके से हुआ तो मैं 12th में पास तक भी नहीं होऊंगा, ये हालत हो रखी थी, ठीक है। 3-4-5 दिन तक समझ लो कि हालत डिमोटिवेट ही रहा मैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेहनत की और आखिरकार हमारे एक सर से जाकर मिला जो कि फिजिक्स के थे, IIT रुड़की से पास आउट थे। अब उनके पास गया मैं और उनको मैंने जाकर पूछा कि सर मुझे आए हुए 1 महीना हो गया, मैंने काफ़ी मेहनत की, फिर भी मेरे टेस्ट में 360 में से 20 नंबर आया। ऐसा क्यों हुआ। और मेरी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बंदे थे जो मतलब बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, फिर भी उनके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सर ने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया कि तूने 11th कहाँ से की है। तो मैंने बोला सर मैंने 11th अपने आसपास के गाँव से की, कहीं से, और स्कूलिंग करने गया था, स्कूलिंग भी खराब हो गई थी। फिर सर ने मुझे बोला कि अच्छा बैठ बेटा यहाँ पर आ। देख होता क्या है कि तू जिस बंदे की बात कर रहा है, जिन बंदों की बात कर रहा है ना कि उन्होंने तुझसे ज़्यादा मार्क्स ला लिए, उन्होंने क्या किया है, 11th से कोचिंग की है, ठीक है। अब वो कुछ पढ़े नहीं लेकिन क्लास में बैठे, और क्लास में बैठ कर टीचर जो भी पढ़ा है ना उसको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत सुना। पहली बात तो उससे उनका फ़ायदा हो रहा है, उससे जो है ना उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि कैसे टेस्ट देना, पहली बात। और दूसरी बात, वो 11th से टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको पता है कि मुझे जितने क्वेश्चंस आते हैं ना उतने क्वेश्चंस ही करने हैं। एकदम क्वेश्चन पेपर आते ही ऐसे मतलब ऊपर जाकर पढ़ना नहीं कि सभी क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तो ये फ़ायदा होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा 11th क्लास भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या। तो फिर मैंने सर को पूछा कि अब सर मैं क्या करूँ, तो मेरी 11th तक खराब हो गई है। तो सर ने मुझे बोला कि तुझे अगर IIT निकालनी ही है ना तो 11th वापस कर दे। मैंने वापस काउंटर क्वेश्चन किया कि सर मुझे इसी साल निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या। तो फिर सर ने बोला ठीक है, एक काम कर, तू यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन तुझे मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स देख और 12th क्लास तू साथ साथ चलता है, ठीक है। 11th क्लास सर ने कुछ शायद कोई पेज निकाला, पेज के ऊपर कुछ परमिशन लिख कर दी कि तू जाना और हर एक वीडियो देख कर उसकी DPP जो क्वेश्चन होते हैं ना हर टॉपिक के, वो DPP सॉल्व करना, और DPP सॉल्व करके हर दिन मुझे बताता रहना, ठीक है भाई। इतना तक समझ में आता है आपको, ठीक है। अब मैं काफ़ी मोटिवेट हो गया, यार सर मुझे सपोर्ट करे, अब तो मैं IIT निकाल ही दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन की मेहनत की, 15 दिन की, लगभग 20 दिन मेहनत की। रेगुलर सर के पास क्वेश्चंस लेकर जाता रहा फिजिक्स में, डेली के बेसिस पर सर को मैं मिलता रहा। लेकिन जैसे 20 दिन से ज़्यादा होते गए ना, तो अंदर जो कीड़ा था ना मोटिवेशन का, वो कीड़ा सो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि कभी 2 दिन में जाता था, कभी 3 दिन में जाता था, ऐसे जो है ना कंटिन्यूटी वो टूट गई थी, ठीक है। अब एक दिन सर ने बोला कि तू भाई रेगुलर क्यों नहीं आता, क्या हुआ, पढ़ाई नहीं करनी है क्या। तो सर मैंने फिर बहाना बनाया या फिर बोला कि सर मुझे 12th में जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 11th का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे मैं 12th में ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ बोला। तो सर ने बोला कि देख
12th में तो ध्यान देना ही है तुझे, लेकिन 11 में भी साथ साथ देना है। और अगर तुझे टाइम नहीं मिल पाता तो टाइम निकाल, थोड़ी नींद कम कर, टाइम निकाल, तुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैंने सर को बोला ठीक है मैं मेहनत करूँगा, अभी तो जो मैंने की उसको सॉल्व कर दो। लेकिन सर ने मुझे उस समय सॉल्व करने से, जो मैंने DPPs लेके गया था ना, वो चेक करने से मना कर दिया कि तू कल 1 बजे आना। अब सर ने मुझे बोल दिया कि तू कल 1 बजे आना। अब ऐसे क्या बात होगी कि मुझे कल 1 बजे बोला रहे है। तो मैं दूसरे दिन सर के पास 1 बजे गया, ठीक है। वहाँ जाकर उनके कैबिन में गया, थोड़ी देर खड़ा हुआ। जैसे थोड़ी देर हुई, उस थोड़ी देर के बाद एक लड़की आई थी क्लास में, ठीक है। उस रूम में लड़की आ गई, और जैसे लड़की आई सर ने मुझे बोला कि देख तू इसको जानता नहीं होगा, तेरे 12th में पढ़ती है, तेरे बैच की है नहीं, तो इससे बोल सकता हूँ कि एवरेज है या फिर तेरे जितनी ही एवरेज है ये। और यह 11th क्लास से कंटिन्यू है, 11th क्लास से एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब ये मेरे पास कोई डाउट लेकर नहीं आई हो, या फिर मैंने जो इसको काम दिया हो वो काम कर नहीं आई हो। 11th क्लास से ये मेहनत कर रही है, डेली के बेसिस पे मेहनत कर रही है, और मैं इसकी तुझे गारंटी देता हूँ कि यह IIT में सीट पक्की लेगी। उस समय जो है ना सर ने मुझे ये बात बोली ना, तो मुझे अजीब ही मतलब एक शॉकिंग सा, जैसे बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गई, ऐसा फील होने लगा कि यार 11th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कंटिन्यूस है ना, इतना इंपॉर्टेंट है क्या। तो इस सब को सुनकर देखिए आपको भी आइडिया लग रहा होगा कि IIT रुड़की से जो पास आउट थे, जिनकी अंडर 100 रैंक थी, ठीक है, ऐसा समझिए, वो बोले हैं कि भाई 11th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कंटिन्यू रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बातों का पता चला है, लिख लीजिए, बहुत ही खतरनाक बातें हैं, बहुत ही सीरियस बातें हैं। अब कंटिन्यू रहने की बात जो है ना, उन्होंने सर ने मुझे बताई कि देख तू वहाँ की बुक कर रहा होगा, देखिए मैं आपको समझाता। होता क्या है कि जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं, नया जोश होता है, बहुत सा कीड़ा होता है, वो एकदम उछल रहा होता है, तो वो भी बुक ले लेते हैं, वो रेफरेंस ले लेते हैं, वो लेते हैं, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, थोड़े उससे से क्वेश्चन किए, थोड़े उससे करते हैं, थोड़े दिन तो जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने होता है, उसके बाद वो कीड़ा है वो सो जाता है। तो फिर क्या होता है ना, तो हम उन बुक्स को कर पाते हैं ना NCERT को कर पाते हैं, कोई नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा कीजिए, DPPs कीजिए, शीट कीजिए, NCERT कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कीजिए, डेली बेसिस पर कीजिए और अच्छे से कीजिए। यही जो है ना आपके मंत्र है, सक्सेस का राज है। डेली कीजिए, थोड़ा कीजिए, डेली कीजिए और अच्छे से कीजिए। ये बात आप ध्यान रखना। देखिए 2 बात आपको ध्यान रखने को बोली है, बहुत ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ है, ठीक है ना। अब ये बात आपको अब समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप 11th 12th में जाओगे इस बात को फील करोगे। जब 12th में आप आओगे, 12th एंड में होगे ना, तब इस बात को फील करोगे कि हाँ यार भैया सही बोल रहे थे, बिल्कुल यार। तीसरी घटना एक बताता हूँ, बहुत ही बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जिसको मैं आज तक याद रखता हूँ यार। हुआ क्या कि देखिए 12th में मैं आ गया था, 12th जैसे तैसे करके मैंने निकाली, और 12th एंड का टाइम आ गया था, JEE मेंस देने का टाइम आ गया था। 11th ऑफ जनवरी 2019 को 11 जनवरी को मेरा एग्जाम था JEE मेंस का। एक और मेरा दोस्त था सीकर वाला, ठीक है, उसके साथ मैं एग्जाम देने गया। हम दोनों की फर्स्ट शिफ्ट थी सुबह वाली। एग्जाम देकर जैसे ही मैं बाहर निकला ना, मैंने उसको पूछा भाई कैसा पेपर, सबसे पहले उसने मुझे पूछा कैसा पेपर गया। मैंने बोला ठीक ही गया यार। फिर उसने मुझे बोला कि तेरा कैसा, मैंने उसको बोला कि तेरा कैसा गया, तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा तो मस्त गया, अच्छे से किए है। उसने बोला मस्त गया, तो फिर अंदर से कीड़ा वापस जगा कि कितने किए तूने क्वेश्चन। तो वो बोलता है कि मैंने फिजिक्स में कुछ 15 क्वेश्चन किए, मैथ में 19-20 किए हैं, और केमिस्ट्री में मैंने 25 क्वेश्चन चेप दिए। 25 क्वेश्चन का जैसे उसने केमिस्ट्री का बोला ना, मैंने बोला यार ऐसा कैसे यार इतना, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि 12th में मैंने उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत की थी, और वो इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला भाई ऐसा कैसे हो गया। वो बोला यार मैं 11th से मेहनत कर रहा था, ये सब थोड़ी बहुत ऐसे बातें चलती रही। और एंड में वो एक बात पर आया, एक बहुत ही ऐसे पॉइंट पे आया ना, जिस पॉइंट को मैं सुनकर काफ़ी शॉक हो गया। उसने बोला कि यार ज़्यादातर तूने यार नोटिस नहीं किया, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो NCERT से आए गए थे, या फिर उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट जो है ना वो NCERT से उठाए गए थे। अब उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़े सेकंड के लिए तो या तो बिलीव ही नहीं कर पाया, या फिर मैं हंस रहा था कि यार IIT जैसे एग्जाम में NCERT बुक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने अजीब सा क्वेश्चन उसको पूछ लिया, तो उसने कुछ सेकंड के लिए तो मेरी तरफ देखा यार, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन लाल पीली आंखें होती है ना उससे,
फिर उसने मुझे एक सम्मानजनक शब्द बोला, बहुत ही बड़ा सम्मानजनक शब्द था यार, जो दोस्तों में बोला जाता है। वो शब्द बोला और मुझे बोला कि देख, हम जब यहाँ 11th में आए थे ना, तब हमें यह बोला गया था कि जब भी अगर आपको मेंस निकालनी हो IIT की, जेईई मेंस निकालनी हो ना, तो 11th और 12th की NCERT, सभी NCERT को अच्छे से करना है। हर एक क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे हुए से, मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया हुआ होना चाहिए, ये बोला गया था। तब यार मुझे कुछ शौक लगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, NCERT भी पढ़नी पड़ती है क्या। मुझे तो यही पता था कि शीट मॉड्यूल करने पड़ते हैं और साथ ही साथ बुक्स करनी पड़ती है, NCERT का तो हमें पता नहीं था। ठीक है भाई, उसके बाद 31 जनवरी को रिजल्ट आ गया हमारे जेईई मेंस का। मुझे पता चला कि भाई आपके तो आए पड़े हैं 85 परसेंटाइल। तो जैसे मैं 85 परसेंटाइल आया, भाई ठीक है, 12th में ही मेहनत की थी, इतना आ गया था, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड था। तो फिर मैं अंदर से वापस कीड़ा उठा कि यार उसके कितने हैं, वो मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा था क्या। उसको जाकर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा था, मैंने जाकर उसको पूछा भाई तेरे कितना आया है। उसने बोला 93 परसेंटाइल। कितना बोला? 93 परसेंटाइल। अब यार उसको तो हम कांग्रेट्स करके आ गए नीचे, ठीक है। लेकिन जब नीचे आ रहे थे ना, बहुत सोचा यार कि काश हमने भी NCERT कर ली होती, एटलीस्ट 12th की NCERT कर ली होती, तो ये 85 के बदले जो है ना, 85 के बदले जो है ना, हमें 90 तक तो उम्मीद हो ही जाती यार। बहुत सोचा। तो उस समय यार फील हुआ था ना यार, जो मुझे फील हो रहा है उस समय जो फील हुआ था ना, वो फीलिंग मैं अभी बाहर निकाल नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि यार NCERT तुम कर लेना, ठीक है ना। अगर जेईई मेंस निकालनी है ना तो NCERT कर लेना। और जेईई नीट वाले हो ना, तो आप सबके लिए तो यह बोल सकते हैं वरदान है। NCERT को तो भगवान मानना है, इसकी पूजा करनी है, डेली इसको पढ़ना है नीट वाले। और जिन IIT वालों को तो मेंस निकालने के लिए NCERT अच्छे से करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना यार। मैं ज़्यादा नहीं निकाल सकता, अंदर से जो फीलिंग है वो समझ जाइए कि क्या फीलिंग हो रही होगी मेरी, ठीक है ना। इतना ये देखिए 3 इंसिडेंट है ना, तीनों सभी प्रैक्टिकल है। कोई इसमें मैं थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी बना के बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मेरे साथ हो रखे हैं, ठीक है। चौथी बात पे मैं आता हूँ। देखिए 3 बात आपने नोट कर ली होगी। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा, जो क्या है कि आपको देखिए, आप जो है ना, अगर IIT की तैयारी करोगे तो कोचिंग करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपको 11th 12th में डीमोटिवेट नहीं होना है यार, इस बात को समझो, ठीक है ना। 50 से 60%, मैं कहूँ 70% स्टूडेंट्स, 70% बंदे जो है डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं 11th 12th की IIT नीट की प्रिपरेशन में। क्यों होते हैं? अब आप बोलोगे भैया आपके जैसे हमारे थोड़ी ना होगा, हमारी तो 11th भी अच्छी जाएगी, 12th भी अच्छी जाएगी। देखो यार, जब आप 10th से 11th क्लास में आते हो ना, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, काफ़ी बड़ा फेज होता है, चेंज जो है ना काफ़ी बड़ा होता है। 10th तक ज़्यादातर मेमोराइज करने का होता है, रटने का होता है, बोल सकता हूँ। लेकिन 11th क्लास से जो है ना, एक तो सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है ना, आपको पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो उन समझ कर वो एप्लीकेशन क्वेश्चन में अप्लाई करनी होती है। और वापस क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप गलत कर दो तो जब स्टार्ट का टाइम होगा ना, तो आप टेस्ट दोगे, आपको लगेगा मेरे 200 नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपके आ गए होंगे 40, 50, 60। ऐसा होगा, पक्का होगा, सबके साथ होगा, ठीक है ना। किसी का ऐसा होगा कि किसी के 100 आएंगे तो किसी के 50 आएंगे, लेकिन पूरे में से नहीं आएंगे, ठीक है ना। समझे होंगे बात, ये होगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बस एक काम करना है। देखिए टाइम आपको लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, इवन 5 महीने तक भी लग सकते हैं। तो टाइम दो, आराम से टाइम दो, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना यार, हर एक टेस्ट देने के बाद खुद का सेल्फ एनालिसिस करते रहना। टेस्ट देने के बाद ये देखना कि कहाँ पर मैंने गलत किया है, कैसे गलत किया है, कैसे सोचा था, सेल्फ एनालिसिस करना। अगर आप करोगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा, लेकिन सेल्फ एनालिसिस करना, ठीक है। इस बात को समझो। इसके बाद मैं एक और पॉइंट पे आता हूँ यार, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया बहुत बार सुन सके हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। कोई बात नहीं, सुन चुका है ना। आपको जो है ना, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, उसको आप जो है ना इमेजिन कीजिए। देखिए आप 11th में गए, कोचिंग करने गए हो, ठीक है ना। कोचिंग गए हो, फर्स्ट टेस्ट हो गया। फर्स्ट टेस्ट में आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का 1, फिजिक्स का 1 और मैथ्स का 1, 3 चैप्टर आ गए टोटल, ठीक है। सेकंड टेस्ट दे रहे हो, 2 चैप्टर आ गए, 6 चैप्टर हो गए। थर्ड टेस्ट दे रहे हो, उसमें 3 चैप्टर आ गए, 9 चैप्टर हो गए। इसी तरीके से जब आप 12th के एंड में मेंस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर और लगभग मैथ्स के 30 चैप्टर, अराउंड आपको 90 चैप्टर्स, लगभग 90 चैप्टर्स पढ़ने के होंगे। लास्ट के 1 महीने में उनको रिवीजन करने का होगा। और लास्ट का 1 महीना आप समझते हो ना, जहाँ पर मेंस का इतना प्रेशर होगा ना, हवा टाइट हो रखी होगी आपकी। साथ ही साथ उस 1 महीने में लगभग 10 से 12 तो आपके टेस्ट हो जाते हैं। अगर कोचिंग में आप पढ़ते हो ना, तो 10 से 12 टेस्ट ले लेंगे, तो उस समय टाइम नहीं मिलेगा यार। और उस समय क्या होगा पता है,
कि यार ये मुझसे रिविजन नहीं हुआ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा होगा। पढ़ा हुआ टॉपिक, मेहनत किया हुआ टॉपिक आपका खराब हो जाएगा। इसलिए यार शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आप कहोगे भैया एक तो शॉर्ट नोट्स में हमें टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, और बनाते कैसे? देखिए शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि आपको जो पॉइंट किसी चैप्टर से अच्छे लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लिखना, ठीक है ना। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से अलग से नोट्स बना लो लिख कर, या फिर आपके पास जो नोटबुक है ना उसमें ही 2-3 हाइलाइटर ला लो और हाइलाइटर से जो मेन पॉइंट है ना उनको हाईलाइट करते चलो, ठीक है ना। देखिए जो आपको टीचर ने बता दिया कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये कंसेप्ट अच्छा है, आपको लग गया कि ये कंसेप्ट अच्छा है, ये मोस्ट है, ये आ सकता है, तो इनको सबको हाईलाइट करते चलो, तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही बने हैं। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस बात को समझो, शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो कि हेल्थ। अब वापस आप मुंह मत बना लेना कि भैया हेल्थ के बारे में तो बहुत कुछ हमने सुन रखा है, ठीक है, सुन रखा होगा, लेकिन क्या होता है कि जब तक कोई बात हमारे दिल में नहीं लगती है ना, तब तक हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं आपको दिल में बात लगाऊंगा। अब दिल में कैसे लगाऊंगा? मेरे साथ एक फैक्ट बोल सकता हूँ कि रियल इंसिडेंट हो रखा है। 10th क्लास की बात है, हमारी क्लास की एक लड़की थी, ठीक है, एवरेज थी 75, 80, 85 ऐसी एवरेज लड़की थी। 10th बोर्ड में हिंदी के एग्जाम में पता नहीं एग्जाम देते देते क्या हुआ उसको, आधा सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल की थी, उसके बाद पता नहीं उसको हुआ क्या, बीमार पड़ गई, बुखार आ गया, पता नहीं क्या हुआ, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी एग्जाम देने की। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, ठीक है, पेरेंट्स ने देखा, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने डॉक्टर को ही स्कूल में बुला लिया, मतलब इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बुला लिया, बहुत ही इंजेक्शन वगैरह दिए, लेकिन उसके मतलब बोल सकता है कि बेहोश से हो गई थी, फेंट से हो गई थी, ठीक है ना, अनकॉन्शियस थी। एग्जाम उसने नहीं दिया हिंदी का, और इसकी वजह से वो 10th में फेल हो गई, या हिंदी सब्जेक्ट में जिसमें एटलीस्ट पास तो हो ही जाता है, वो फेल हो गई, उसकी पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। या समझ सकते हो, ये देखिए भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मतलब ऐसा हो जाए कि आप 11th 12th अच्छे से कर रहे हो और आपने हेल्थ का ध्यान रखा ही नहीं, और 12th में आपको पता चले कि एग्जाम देने जाना है, मेंस का एग्जाम आ रखा है और आप बीमार पड़े हो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया हम बीमार पड़ गए थे, 1-2 दिन में सही हो जाएंगे, इंजेक्शन ले लेंगे। भैया उस समय तो जो 2 दिन होंगे ना आपके, वो 2 लाख के बराबर होंगे यार, समझ जाओ। जब तुम उस फेज में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा उस समय के 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर ये हो जाए 11th 12th आपने कर ली, ठीक है, अच्छे से आपकी ड्रीम कॉलेज में मिल गई, लेकिन आपको पता चला कि बीमार हो पड़े, बेड में 1 साल से लेटे पड़े हैं, तो आपकी ड्रीम कॉलेज कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो यार हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एक मेरे आइडियल एक्टर थे, उनका एक काफ़ी अच्छा कोट है, देखिए कि अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ना, तो वो खुद ज़िंदगी ही है, ठीक है। तो यार इस ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हेल्थ को साथ ही साथ लेकर चलते रहो यार, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, ये सभी बातें आपने नोट कर ली होगी, कर लो नोट यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बात कुछ हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आए, कुछ आपको जब 11 में आधे रास्ते में होगी ना, तब समझ में आ जाएगी, तब बोलोगे यार संजय भैया ने सही बताया था। और जब कुछ तो जब 12th के एंड में जाओगे ना, तब जाकर आपको समझ में आएगी शॉर्ट नोट्स वाली। उस समय आप मतलब बोलोगे कि अंदर से क्या मतलब आप दुआ निकालोगे कि वाह यार संजय भैया ने हमें बता लिया तो अभी काम आ रहे हैं। तो यार सबको अच्छे से फॉलो कीजिए। सबसे लास्ट है, जो कि इस समय की कंडीशन के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, डोंट डिपेंड ऑन ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के भरोसे मत रहो। देखो यार कोरोना ने हमें पहले काफ़ी डिस्टर्ब कर रखा है, ठीक है, आप पास भी हो गए, आपने मार्क्स भी ला लिए, मिल गए, काफ़ी डिस्टर्ब हो रखे, अब आप डिस्टर्ब मत होना यार प्लीज़। आपको देखिए ऑफलाइन कोचिंग के भरोसे नहीं रहना। किसने कहा है कि वापस कोरोना नहीं आएगा, ठीक है, और आप भी गया, अभी वैक्सीन भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। अगर कोई कोचिंग इस समय आपको ये गारंटी देती हो, आपको ये लिख कर देती हो कि अगर कोरोना आ भी गया ना, तो हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे ही, तो आप उस ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। बाकी यार देखिए 1.5 लाख 2 लाख देने से और ऑफलाइन कोचिंग से वापस ऑनलाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म है, सस्ते भी है, बेस्ट भी है, उनसे पढ़िए, पैसे भी बचेंगे, आपकी 11th क्लास भी अच्छे से चलेगी और साथ ही साथ आपके इतने पैसे भी खराब नहीं होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ऑफलाइन क्लासेस के एटलीस्ट 11th क्लास में तो ऑफलाइन क्लासेस के भरोसे मत बैठिए यार, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ना जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सभी सुविधाएं मिलती हो, इस बात का यार ध्यान रखना, काफ़ी बढ़िया ध्यान रखना यार, काफ़ी अच्छे से। ये सभी पॉइंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए यार, मतलब नेसेसरी वीडियो मैं बोल सकता हूँ आप सबके लिए, ठीक है ना। और आप सब अपने दोस्त को भी फॉलो करो, शेयर करते रहना इस बात को। एंड में यार यही बात कहना चाहता हूँ, देखिए यार कि देखिए तो मेहनत कर अपने आज पर,
तू मेहनत कर अपने आज पर, क्योंकि कल जब तू उभरेगा ना तो यार अलग ही दिखेगा, ठीक है ना। जब तुझे अपने सपनों की वो कॉलेज मिलेगी ना, जो तुझे सपना देखा है उस कॉलेज का, और उस कॉलेज के गेट के सामने खड़ा होकर तू अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होकर जब तू सेल्फी खींच रहा होगा ना, तो यार वो मंजर, जो वो पल जो है ना, बड़ा ही खूबसूरत होगा यार। उस पल के लिए तुझे आज मेहनत करनी है, बाकी किसी के लिए मेहनत नहीं करनी। दुनियादारी जाए बाढ़ में, आपको उस पल के लिए मेहनत करनी है जिस पल तू उस कॉलेज के गेट के सामने खड़ा होकर अपने पापा के साथ खड़ा होकर वो सेल्फी खींचेगा और वो सोशल मीडिया पे डालेगा। वो जो है ना बड़ा ही खूबसूरत जा पल होगा, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। बस यही कहना चाहता हूँ लास्ट में यार, ये बोल सकता हूँ, देखिए यार छोटी सी फैमिली है यार, 3,000 बंदों की छोटी सी हमारी फैमिली है। अगर 3,000 में से 1500 बंदों ने भी इस वीडियो को देखा है, और 1500 में से मैं बोल सकता हूँ कि 800, 900, 1000 बंदे भी यहाँ तक इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार कि IIT में 16,000 में से 1000 बंदे तो हमारी इस फैमिली के होंगे, पक्का यार। 16,000 में से 1000 बंदे हमारी फैमिली के होंगे। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो कर लेते हो, कंसिस्टेंसी रहते हो पूरे 2 साल के लिए, यार पक्का आपका हो जाएगा, पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो बस यही उम्मीद करता हूँ, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। अगर यहाँ तक अपना वीडियो देख रहे हैं तो एक यार थंब भेज देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप अच्छे से काम अपना कर रहे हो, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और लाइफ में अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका संजय भैया आपके साथ है, ठीक है। मैसेज कर दियो आधी रात को भी, आपको किसी भी समय कब उसी समय बोल सकता हूँ रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करता है, अच्छे से प्लेटफॉर्म ढूंढ कर पढ़ाई चालू कर दे। काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन बोलता है ना देर आए दुरुस्त है, अब स्टार्ट कर दे। और साथ ही साथ बस हेल्थ को भी ध्यान में रख कर अच्छे से लग जाए, ठीक है। थैंक यू।